हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज। और हमने प्रीवियस लेसन्स में डेटाबेस क्रिएट करना और उसके अंदर टेबल क्रिएट करना सीख लिया था। ये सब कुछ हम माइस्क्यूएल पे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। हमारे पास कमांड लाइन भी है और वर्क बेंच भी है। आप किसी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइस्क्यूएल क्लाइंट विंडो जो कमांड लाइन वाला है, हम उसको अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो वर्क बेंच को भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज जो हमको टॉपिक करना है वो है माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स या एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, यानी कुछ कंडीशंस। जब आप टेबल के अंदर डेटा रखते हैं तो वो डेटा की क्या परमिसिबल रेंज होनी चाहिए, क्या परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए, उस पर कुछ कंडीशन आप लगाना चाहते हो तो वो कहलाता है कंस्ट्रेंट। जब आप टेबल बनाते हो उसी वक्त आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, या फिर टेबल बन जाने के बाद आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो ऑल्टर कमांड की मदद से। आज इसको हमें अच्छे से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। तो कंस्ट्रेंट, पहले तो मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि कंस्ट्रेंट कौन कौन से हमको एसक्यूएल के अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम नॉट नल कंस्ट्रेंट को आज कवर करने वाले हैं डिटेल में। फिर बात करेंगे यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट की। शुरुआत करते हैं नॉट नल से। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, और टेबल को क्रिएट करने की ये कमांड हमारे सामने है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर हम एक एक कॉलम का नाम लिखते हैं। हर कॉलम के नाम के बाद आप उसका डेटा टाइप लिखते हो, और ऑप्शनली आप कंस्ट्रेंट भी लिखते हो। मैंने कहा ये ऑप्शनल है, इसका मतलब ये लिखना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कॉमा से आप सेपरेट करते जा रहे हो। ऑब्वियसली जो लास्ट वाला कॉलम आप बनाओगे वहाँ कॉमा नहीं लगाओगे, क्योंकि वो लास्ट है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बनाया था एक एम्प्लॉय नाम का टेबल। तो एक बार ज़रा मैं ये टेबल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसी पर हम सारी कमांड्स चला के देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा माइस्क्यूएल क्लाइंट। वैसे तो ये टर्मिनल है, अभी माइस्क्यूएल क्लाइंट में हमें एंटर करना है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे माइस्क्यूएल -u, यूज़र नेम हमारा है रूट, और पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए ये बोल रहा है, ये मैंने पासवर्ड एंटर किया और हम लॉगिन कर गए हैं माइस्क्यूएल में। माइस्क्यूएल में आप अभी स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस आपको दिख रहा है कि अभी कोई डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है, कनेक्शन आईडी 18 मिला हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे पास हैं। ये कमांड मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, शो डेटाबेसेस। और यहाँ पे db1 नाम से हमने डेटाबेस एक बनाया था, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं यूज़ db1, और उसके बाद डेटाबेस हमारा हो गया है चेंज। डेटाबेस चेंज हो जाने के बाद जो अगली कमांड हम चाहते हैं वो शो टेबल्स। शो टेबल्स मतलब जितनी टेबल्स हमने इसमें बनाई थी वो हम देख सकें। पिछली क्लास में हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई थी। एक बार ज़रा इस एम्प्लॉय टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लिया जाए। तो लिखेंगे डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है, तो एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय टेबल का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि इसमें 4 कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप्स भी बता रहे हैं, और सभी में नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट हर कॉलम में नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होती है। अभी हमने इसमें कोई डेटा रखा नहीं है, इनफैक्ट हमने उसकी कमांड डिस्कस भी नहीं करी है, करेंगे, लेकिन पहले अभी टेबल के स्ट्रक्चर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई नया रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर एंटर किया जाएगा तो इसके अंदर नल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी, अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। ऑब्वियस ही बात है कि इसके लिए इंसर्ट डेटा करना हमें आना चाहिए। उसकी कमांड हम आगे चल के सीखने वाले हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंसर्ट कमांड भी हम समझ ही लेते हैं। इंसर्ट कमांड कैसी है? हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, इस तरीके से। और इसके बाद हमें सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं। कॉलम्स के नाम लिखने हैं, जैसे EMP-ID एक कॉलम का नाम है, और नेम एक कॉलम का नाम है, एज एक कॉलम का नाम है, और सैलरी एक कॉलम का नाम है। ठीक है। और फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़, अभी ये कमांड हम आगे पढ़ेंगे भी, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर, ये बता रहा हूँ। 4 कॉलम्स हैं, चारों कॉलम के लिए हम
डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के लिए नेम में मैं लिख देता हूँ राहुल, फिर मैंने एज में लिख दिया 26, सैलरी में लिख देता हूँ 20,000। तो ये हो गया हमारा पहला डेटा इंसर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये डेटा इंसर्ट हुआ है तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो देखिए ये पहला रिकॉर्ड इसके अंदर दिख रहा है। अब इस टेबल पे ज़रा गौर करिए, ये EMP ID है, इसकी वैल्यू 1 है, नेम इसकी वैल्यू राहुल, एज इसकी वैल्यू 26, सैलरी इसकी वैल्यू 20,000। पर ये पूरी रो कहलाती है एक रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के अंदर ये एक एक फील्ड होती हैं। अब इंडिविजुअल फील्ड की अगर बात करें तो वो फील्ड किसी कॉलम के अंदर आ रही है। जैसे ये पहली फील्ड है, ये EMP ID के अंदर आ रही है, ये नेम के अंदर आ रहा है, ये एज के अंदर आ रहा है। अब मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर इंसर्ट करूंगा तो एक कॉलम में आने वाली वैल्यूज़ एक तरह की फील्ड है, उनका एक तरह का टाइप है, एक तरह का कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेबल क्रिएट करते हैं और किसी पर भी कोई कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई नहीं करा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर से इंसर्ट कमांड लिख रहा हूँ। देखिए मैंने इंसर्ट कमांड लिखी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कॉलम्स के नाम। अब मैंने यहाँ पर कितने कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ 4 कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। जब आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस रिकॉर्ड में सारी फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ देनी है। तो जैसे मैंने अगर कोई वैल्यू नहीं दी, सपोज करो सैलरी के लिए, ठीक है, या एज के लिए नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने 3 ही कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद मैं लिखता हूँ फिर वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में अब मुझे ये 3 कॉलम के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैं दे रहा हूँ 2, फिर मैंने दिया दिलीप, उसके बाद मैं सैलरी दे रहा हूँ तो 40,000। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त 3 ही वैल्यू दी हैं, एज के लिए कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करी है। तो जब इस टेबल के अंदर हम देखेंगे सेकेंड रो में, सेकेंड रिकॉर्ड में एज की जगह पर क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी नल। जब भी आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नल। तो देखिए मैं सेलेक्ट क्वेरी चला रहा हूं और आप देख सकते हैं कि एज के कॉलम में नल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल ना हो, नल वैल्यू आप रखने की कोशिश करो तो रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना हो सके। अगर ऐसा चाहते हो आप, मैंडेटरी चाहते हो, कंपलसरी चाहते हो कि वहां पर वैल्यू आए, तो उस कॉलम पर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। अब ये नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे यहां पर हमने टेबल क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट करते वक्त आप यहां पर किसी भी कॉलम के नाम के बाद, डेटा टाइप के बाद कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं नॉट नल। नॉट और नल के बीच में एक स्पेस आता है, ये 2 वर्ड्स हैं, आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉट नल कंस्ट्रेंट इस कॉलम पे हो चुका है अप्लाई। आप इंडिविजुअली एक एक कॉलम पे नॉट नल को अप्लाई कर सकते हैं, जितनों के लिए आप मैंडेटरी रखना चाहते हो कर सकते हैं। सो जो नॉट नल कॉलम होता है, बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू। ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। नॉट नल कंस्ट्रेंट एनफोर्सेस अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। नॉट नल कंस्ट्रेंट से क्या हो रहा है, उस कॉलम के लिए नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली उसमें नल वैल्यू नहीं जा सकती है। इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड और अपडेटिंग अ रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू टू अ नॉट नल फील्ड इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए सवाल ये उठता है कि जो टेबल हमने अभी बना ली है और उसमें 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए हैं, तो अब मैं उसको 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद अगर नॉट नल बनाना चाहता हूं एज को, तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक रिकॉर्ड में नल वैल्यू रखी जा चुकी है, उस कॉलम में ऑलरेडी एक नल वैल्यू आ चुकी है। तो आप इस पे अब नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी क्या है, या तो इस रिकॉर्ड को पहले हटाया जाए, इस रिकॉर्ड को रिमूव किया जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं एक्चुअल में सारे रिकॉर्ड अभी हटा देता हूँ, उसके बाद मैं टेबल को ऑल्टर कर सकता हूँ। देखिए, किसी कॉलम के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। या तो आप टेबल क्रिएट करते वक्त बनाएंगे, तो टेबल तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम ऑल्टर कमांड से भी कर सकते हैं। पर ऑल्टर कमांड की शर्त यह है कि जिस कॉलम पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, उस कॉलम में अगर पहले से डेटा रखा हुआ है तो वो डेटा नल नहीं होना चाहिए। अगर नल है तो फिर उस पर नॉट नल कैसे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जो रखा हुआ डेटा है वो अपने आप तो रिमूव नहीं होगा, या तो पहले आप उस डेटा को हटा लीजिए। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ पर इस डेटा को पहले हटाने वाला हूँ। तो मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल इज एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू दिलीप। तो मैंने एक पर्टिकुलर क्वेरी लिखकर एक रिकॉर्ड डिलीट कर लिया है, और रिकॉर्ड अगर डिलीट हो गया है तो सेलेक्ट क्वेरी से आप देख सकते हैं कि उसमें अब वो रिकॉर्ड नहीं है। अब जो रिकॉर्ड है उसमें नल वैल्यू नहीं है, तो अब अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो हमें सीखना है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए, नॉट नल के लिए पहले तो क्रिएट टेबल की मदद से अगर आपको करना होता तो आप कैसे करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो ये कि हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट को कोई नाम भी दे सकते हैं, यानी कंस्ट्रेंट का नाम देना भी पॉसिबल है। वो कैसे कर सकते हैं? आप क्रिएट करते हैं टेबल, जब आप कॉलम का नाम लिख रहे हैं, डेटा टाइप लिख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली भी नॉट नल लिखा जा सकता है विदाउट गिविंग नेम टू द कंस्ट्रेंट। और दूसरा तरीका ये है कि हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का कुछ नाम दे देते हैं। फ्यूचर में हम इस नाम से भी इस कंस्ट्रेंट को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये मतलब ऐसा है कि आप कंस्ट्रेंट का नाम दो या ना दो, ये आपकी चॉइस है। अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कंस्ट्रेंट का नाम दो, ताकि आप फ्यूचर में इस कंस्ट्रेंट के नाम से इस कंस्ट्रेंट को हैंडल कर सको। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से भी नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। जब आप ऑल्टर टेबल कमांड चलाते हो तो वो कैसे लिखते हैं? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद कीवर्ड लिखना होता है मॉडिफाई। अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे हम माइस्क्यूएल पढ़ रहे हैं, कोई एसक्यूएल सर्वर पढ़ रहा है, कोई ओरेकल पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि इस कमांड में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। जैसे कई जगह पर ये मॉडिफाई की जगह फिर से ऑल्टर लिखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। पर माइस्क्यूएल के लिए तो यही कमांड है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और मॉडिफाई कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नाम, टाइप और नॉट नल। ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, अच्छा, अगर मैंने एक बार मैं ज़रा ये भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने इंसर्ट किया होता डेटा दिलीप वाला और इसके अंदर नल रखा होता, और अभी मैं इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो एरर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज में नल है। मतलब एज वाले कॉलम को अगर मैं नॉट नल करना चाह रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद मैं लिख रहा हूँ कॉलम, ये भी कीवर्ड है, कॉलम, और फिर कॉलम का नाम दे दीजिए। अभी मैंने कंस्ट्रेंट को कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलम का नाम दे दीजिए। कॉलम कौन सा? एज कॉलम। और उसका टाइप क्या रखना चाहते हो आप? इवन टाइप भी चेंज करना चाहते हो तो मॉडिफाई कर सकते हो, पर टाइप मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इंट ही रख रहा हूँ, और इस पर अप्लाई कर रहा हूँ नॉट नल। अभी क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी बताइए कि अगर मैं इस कमांड को रन करता हूं तो क्या होगा। देखें आप लोगों का आंसर सही आता है कि नहीं आता। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं आप लोगों के, और मैं देखता हूं कि आप लोग करते हैं कमेंट, जिससे मुझे कंफर्म होता है कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व हैं। तो चलिए बताइए, इसमें अगर मैंने इस कमांड को रन कर दिया तो क्या होगा? क्या इस टेबल में ये नॉट नल कंस्ट्रेंट एज कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। लेकिन देखें, इनवैलिड यूज़ ऑफ नल वैल्यू। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो एज वाला कॉलम है उसमें ऑलरेडी नल वैल्यू रखी हुई है, तो फिर ऐसे कॉलम में जिसमें ऑलरेडी नल वैल्यू रखी है उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे लग सकता है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट की जो मैंने कमांड चलाई थी वो मैं फिर से चला देता हूँ, जिसके कारण हमने डेटा डिलीट कर दिया है। रिकॉर्ड पूरा डिलीट होता है, कभी भी एक वैल्यू डिलीट नहीं होती।
अगर एक रिकॉर्ड में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, डिलीट करने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो मतलब उस जगह पे शायद नल रखना चाहते हो या कुछ और रखना चाहते हो, वो कर सकते हो। हाँ, लेकिन पूरा पूरा रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हो। अब मैं इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहता हूँ, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम एज इंट नॉट नल, और आप देखें कि ये हो चुका है। अब इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं टेबल को, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे कि यहां पर एज कॉलम के आगे नल के नीचे नो लिखा हुआ है, यानी बाकी सब कॉलम में नल एक्सेप्टेबल है पर एज कॉलम पे अब नल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हालांकि यहां लिखा है बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल, तो अगर आप एज के लिए डेटा नहीं भेजोगे तो बाय डिफॉल्ट नल स्टोर होने की कोशिश होगी, पर क्योंकि यहां पर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है इसलिए वो एरर दे देगा। तो मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके बताता हूं आपको कि वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाएगा अगर एज के लिए मैंने वैल्यू नहीं भेजी। देखिए, मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, कैपिटल स्मॉल की कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैं EMPID, फिर मैं लिख रहा हूँ नेम, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ एज के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, सैलरी, इस तरीके से देता हूँ, और वैल्यूज़। और हमारे टेबल में से दिलीप वाला रिकॉर्ड तो हमने डिलीट कर दिया था, तो मैं फिर से वही रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ। तो EMPID 2 है, नेम हो जाएगा दिलीप, दिलीप, ठीक है, एंड सैलरी 40,000। आप देख सकते हैं कि फील्ड एज डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट नहीं करी है, तो उसके लिए जाने वाला है नल, तो वो अलाउड नहीं है, इसलिए आ रही है एरर। या तो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करें, पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम आगे पढ़ेंगे। तो यस, इस तरीके से हम लोगों ने एक नल नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, और आप एक से ज़्यादा कॉलम पे भी मॉडिफाई कमांड से नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपको कंस्ट्रेंट को कुछ नाम देना है तो वो कैसे होगा। जैसे मैं EMPID को भी नॉट नल कंस्ट्रेंट बनाता हूं, पर उसको मैं कुछ नाम देना चाहता हूं, कंस्ट्रेंट का कुछ नाम देना चाहता हूं, तो वो कैसे हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉर्मली बाकी जो कंस्ट्रेंट है उनके नाम देना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर जब नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है और ऑल्टर कमांड की मदद से, यानी टेबल बन जाने के बाद ऑल्टर कमांड की मदद से आप नॉट नल कंस्ट्रेंट देते हो, वो भी उसका कुछ नाम दे रहे हो। मॉडिफाई कमांड से तो आप नाम नहीं दे रहे हो ना, तो नाम अगर आप देना चाहते हो कंस्ट्रेंट का, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्चुअल में नॉट नल में आप नाम नहीं दे सकते हो, उसके लिए फिर आपको चेक का यूज़ करना पड़ता है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ हैक, जुगाड़, ट्रिक, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। तो चलो मैं करके बताता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, सबसे पहले तो हमने ये काम कर दिया। अब इसके बाद आपको मॉडिफाई नहीं लिखना। मॉडिफाई आप कब लिखते हो, जब आपको कॉलम के नाम में कॉलम के नाम में चेंज करना है, या टाइप में चेंज करना है ना, या आपको उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है विदाउट गिविंग नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो यहां पर आप लिखते हो ऐड कंस्ट्रेंट, या आप कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो, और कंस्ट्रेंट का कुछ नाम दे दो, जैसे मैंने C1 दे दिया, इसका नाम कुछ भी नाम दे सकते हो आप, C1 नाम दे दिया। फिर आपको चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है, जो कि हमें आगे पढ़ना भी है, तो चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है। एक्चुअल में हम लोग नॉट नल के लिए नेम नहीं दे सकते हैं ऑल्टर टेबल कमांड से, तो हम चेक कंस्ट्रेंट लगा रहे। तो एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए ना, तो हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं, हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया। और यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉलम का नाम है EMPID इज नॉट नल। देखिए, ये एक ट्रिक है जिससे कि मैं अप्लाई कर सकता हूं नॉट नल कंस्ट्रेंट EMPID पे, बट टेक्निकली नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं हुआ है EMPID पे, बल्कि चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, और उसका नाम है C1। अब ये चेक कंस्ट्रेंट कह रहा है कि EMPID में जो वैल्यू जा रही है उसको चेक करो कि वो नल तो नहीं है, मतलब उसे क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तो अगर मैं डिस्क्राइब करूं टेबल एम्प्लॉय को, तो आप देखेंगे कि यहां पर
जैसे एज के लिए नल के नीचे नो लिखा हुआ है, ईएमपी आईडी में भी नो होना चाहिए था पर नहीं है, क्योंकि ईएमपी आईडी पे हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई ही नहीं किया है। हमने जो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है वो चेक कंस्ट्रेंट है, तो वो यहाँ पर ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे हो, ये बात कंफर्म कैसे हो कि नॉट नल वाला इफेक्ट यहाँ आ चुका है? तो टेक्निकली नॉट नल आपने अप्लाई नहीं किया पर नॉट नल वाला इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? जब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ओके मैं सोचता हूँ कि नए सिरे से ही लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉलम के नाम, ईएमपी आईडी की कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे देता हूँ नेम, एज एंड सैलरी, ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं दे रहा हूँ, वैल्यूज़, और फिर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ जैसे गजेंद्र, देन एज मैंने बोल दिया 30, सैलरी बोल रहा हूँ 35,000, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है C1 जो कि वायलेट हो रहा है हमारे इस इंसर्शन में। हमने ईएमपी आईडी की वैल्यू नहीं भेजी है तो वहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि इस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं है, चेक कंस्ट्रेंट है। तो चेक कंस्ट्रेंट ने चेक किया कि वैल्यू क्या इंसर्ट हो रही है, तो नल इंसर्ट हो रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इस तरीके से हम नॉट नल कंस्ट्रेंट जुगाड़ करके अप्लाई कर रहे हैं। अगर कंस्ट्रेंट को कुछ नाम देना और नाम नहीं देना है तो फिर तो आप नॉट नल कंस्ट्रेंट बना ही सकते हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे इस कंस्ट्रेंट को हटाना है, कौन सा, जो ईएमपी आईडी पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, इसको रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव किया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। रिमूव की कमांड भी मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, आप नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, अगर अभी भी किसी का ये सवाल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए, मैंने इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी है जहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके फ्री में एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने से होगा ये कि आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं ईएमपी आईडी से चेक कंस्ट्रेंट, नॉट नल तो उस पर लगा ही नहीं है, चेक कंस्ट्रेंट रिमूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ऑल्टर कमांड ही लिखनी है, ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय, टेबल का नाम। और इसके बाद अब हम लोग, अगर कंस्ट्रेंट का कुछ नाम है और उस नाम से आप उसको हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे वो बता रहा हूं। पहले आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप चेक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट, आप इस कंस्ट्रेंट की जगह पर चेक भी लिख सकते हो इस पर्टिकुलर में, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, C1, दैट्स इट। आपने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है। अब आप देखो, जो पहले रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, इंसर्ट वाला गजेंद्र वाला, वो पहले एरर दे रहा था, है ना, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ था, वो वायलेट हो रहा था। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो पा रहा है। हम चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, और आप देखिए इसके अंदर वैल्यू चली गई, ठीक है। दिलीप वाला डेटा तो गया नहीं था क्योंकि हमने नल वैल्यू को अलाउ नहीं किया था एज में, पर यहाँ पर अब नल वैल्यू आ पा रही है क्योंकि ईएमपी आईडी से मैंने चेक कंस्ट्रेंट हटा लिया है। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं एज पे से भी नल कंस्ट्रेंट हटाना चाहता हूँ, अगर मैं अभी एज पे कोई डेटा इंसर्ट करूँ, लेट्स से मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ईएमपी आईडी, नेम और एज पर अगर मैंने कोई डेटा नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ ईएमपी आईडी हो जाएगा लेट्स से 3, और एज के लिए मैं कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ, तो कायदे से इसमें नल जाना चाहिए, पर क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है नॉट नल, तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ये एरर दे रहा है क्योंकि एज डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा है, विच मीन्स एक्चुअल में डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो बोल रहे हैं नल नहीं, कुछ वैल्यू होनी चाहिए डिफॉल्ट वैल्यू, तब जाके ये अलाउ होगा। तो सही बात भी है ना कि हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो उसमें नल जा रहा है, और नल नहीं होना चाहिए, कोई और वैल्यू होनी चाहिए, तो वो कह रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं सेट करी, ठीक है, तो कारण वही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे से नॉट नल कंस्ट्रेंट हटाता हूँ। अब इसका तो कोई नाम नहीं था, इस कंस्ट्रेंट का यहाँ पर कोई नाम नहीं था,
तो फिर कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। और अब आप वही मॉडिफाई कमांड लिखिए जिससे आपने नॉट नल अप्लाई किया था कॉलम पे, ठीक है। मॉडिफाई कमांड से आपने नॉट नल अप्लाई किया था। कंस्ट्रेंट को नाम देने के लिए अलग तरीका था, वहां ऐड कंस्ट्रेंट हमने लिखा था, पर मॉडिफाई कमांड हमने लिखी थी जो हम बिना कंस्ट्रेंट को कुछ नाम दिए सीधे नॉट नल अप्लाई करना चाह रहे थे। तो मैं यहां पर लिखूंगा मॉडिफाई। मॉडिफाई किसको करना है? कॉलम को करना है। कॉलम, कॉलम का नाम क्या है जिसको हमें मॉडिफाई करना है? तो वो है एज, और उसका टाइप क्या है? इंट। और इस पर आपने क्या किया था? नॉट नल लिखा था इसके बाद, सो दैट कि इस पे नॉट नल अप्लाई हो जाए। अभी वो नॉट नल नहीं लिखना है और सिंपली सेमीकोलन लिख के एंटर कर देना है। अब उस पे से नॉट नल हट गया, ये मॉडिफाई हो गया कॉलम का डिस्क्रिप्शन। तो अब जो इंसर्शन पहले नहीं कर पा रहे थे अब कर पाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले डिस्क्राइब कमांड चला के बता देता हूँ। डिस्क्राइब और एम्प्लॉय, तो जो पहले नो लिखा हुआ आ रहा था उस जगह पर अब यस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अब नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे गजेंद्र का, इनफैक्ट मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। ये गजेंद्र का तो पहले ही इंसर्ट हो चुका था ना। लेट्स सी, अच्छा मैं गजेंद्र का ही इंसर्ट कर रहा था, पर एज मैंने नहीं दी थी, ठीक है। अभी मैं यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर नाम कर देता हूँ शाहिद, और यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ 25,000। देखिए अब एज के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी है, आप देखोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रेंट हटा दिया गया है। और अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कमांड चलाऊँ तो मुझे ये दिख रहा है रिकॉर्ड, इसमें नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो ये था नॉट नल कंस्ट्रेंट। हर तरीके से हमने इसको समझ लिया, एग्जाम्पल करके समझ लिया। फिर बता देता हूँ कि इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, सेलेक्ट कमांड अभी मैंने नहीं पढ़ाई है फॉर्मली, तो ये मैं डिटेल में आगे कवर करूँगा। अभी फ़िलहाल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं तो उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ करके बता दिया, ताकि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें और रेगुलरली वीडियोस वॉच करें। मैं हफ्ते में कम से कम कोशिश करता हूँ 3 वीडियोस पब्लिश कर दूँ। सीरीज़ लगातार आगे बढ़ रही है। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो आप मेरे इस कोर्स में एनरोल हो जाइए ताकि नोट्स भी डाउनलोड कर सकें और वहाँ से आप रेगुलरली एक नियम डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे वीडियोस देखते जाएं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से डायरेक्ट भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो वो आपको रेगुलरली करना है। और बस इतना सही काम है, रेगुलर देखते रहो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं। सबको तो नहीं आते नोटिफिकेशन, लेकिन मोस्टली आ जाते हैं। तो नोटिफिकेशन अगर आप रेगुलर हो इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, और नोटिफिकेशन आएंगे तो आपसे वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।